हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को, क्योंकि ये टॉपिक CSIR नेट और गेट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इससे ढेर सारे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो आप इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले आते हैं उनको अच्छे से करिएगा और फुल कंसंट्रेशन के साथ इस टॉपिक को करिएगा, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो डिफरेंट टाइप से हो सकते हैं। वो स्टेटमेंट भी हो सकते हैं, कैलकुलेटिव भी हो सकते हैं, वो कैसे भी हो सकते हैं। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कीजिएगा। अब हम लोगों को पता है कि एक गैस है वो सिंगल पार्टिकल से नहीं बनती, वो ढेर सारे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। और हम लोगों को अगर ये बोल दिया जाए कि एक सिंगल पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करो, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि उस गैस के पार्टिकल क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक गैस है, तो ये इसके पार्टिकल क्या करेंगे, वो मे बी कोलाइड कर सकते हैं। ठीक है, वो थोड़ी देर मूव करेंगे फिर दूसरे पार्टिकल के साथ कोलाइड कर जाएंगे। यानी क्या होता है कि पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है हर टाइम चेंज होती रहती है, क्योंकि वो पार्टिकल एक दूसरे के साथ कोलाइड होते रहते हैं, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी और मोमेंटम में चेंज आता रहता है और उनकी वेलोसिटी बदलती रहती है। और हम कह सकते हैं कि जो पार्टिकल हैं हमारे गैस के वो डिफरेंट वेलोसिटी शो करते हैं। तो अगर हमें एक सिंगल पार्टिकल की वेलोसिटी कैलकुलेट करने को दे दी जाए, इसको इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसी डिफिकल्टी को सोल्व करते हुए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन ने एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला दिया था, जिसमें उसने बताया था कि हम कैसे एक गिवन रेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर स्पीड में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके लिए उसने पार्टिकल्स को नॉन रिलेटिविस्टिक कंसिडर किया था। यानी मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में जो पार्टिकल्स थे वो कैसे थे, नॉन रिलेटिविस्टिक। नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं जिनकी स्पीड बहुत ज्यादा कम होती है स्पीड ऑफ लाइट से। ओके, उन पार्टिकल को बोलते हैं हम नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो डिफरेंट स्पीड में मूव तो कर रहे हैं, बट उनकी जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम है। यानी उन्होंने क्या बोला है कि जो पार्टिकल्स हैं गैस के वो नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हैं। यानी नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल हैं तो उनकी हम अगर उनका मोमेंटम हमें पता हो तो हम उनकी एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मान लेते हैं कि पर्टिकुलर पार्टिकल के लिए मोमेंटम p है, तो उस पार्टिकल की एनर्जी किसके बराबर होगी, p²/2m। ये है एनर्जी का फॉर्मूला फॉर ए नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। अगर हमें रिलेटिविस्टिक पार्टिकल दे दिया जाए तो उसकी एनर्जी हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, E² = p² c² प्लस m02 c⁴। ओके, ये है रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए और ये है नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए। ओके, अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कंसिडर दैट इफ वी हैव n number of total particle which are enclosed or present in a cylinder of volume v। यानी उन्होंने क्या बोला कि अगर हमारे पास एक गैस है जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, n है, और वो किसी एक सिलेंडर के अंदर फिल कर रखी है। ओके, और इस सिलेंडर की वॉल्यूम कितनी है, टोटल v है, और इसका जो टेम्परेचर है यानी गैस का जो टेम्परेचर है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर वो क्या है, T है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन ए स्पीड रेंज c to c plus dc इज गिवन बाय pc dc। ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल्स इन ए speed range from c to c plus dc is directly proportional to e⁻⁻ beta e 4 pi c² d²। यानी इस रेंज में कितने पार्टिकल प्रेजेंट होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। ओके, अब यहाँ पे जो बीटा है, बीटा क्या है हमारा 1/kT। ओके, यहाँ पे के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और टी क्या है, जिस टेम्परेचर पर हमारी गैस दी गई है। ओके, और यहाँ पे जो 4 pi c² dc है वो रिप्रेजेंट करता है वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द स्फीयर फ्रॉम c to c plus dc। यानी अगर हमारे पास एक स्फीयर दे रखा है जिसकी रेडियस c है, ओके, एक अगर हम दूसरा स्फीयर ले ले जिसकी रेडियस कितनी है, c plus dc, तो
इस रीजन में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारी, पीसी डीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस बीटा ई 4 पाई सी स्क्वायर डीसी। ओके, यहाँ पे जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कितना आ जाएगा, एक कांस्टेंट लेंगे। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं। सपोज ए इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी ई माइनस बीटा ई 4 पाई सी स्क्वायर डीसी। ओके, ये जो इक्वेशन है वो रिप्रेजेंट करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन रेंज सी टू सी प्लस डी सी। ओके, अगर हम लोगों को ये बात पता है ना कि अगर कोई पार्टिकल एक पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रेजेंट है तो उस पार्टिकल की उस पर्टिकुलर पोजीशन पे प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। ओके, अगर हमें पूरा स्पेस दिया जाए तो इसका मतलब गैस के पार्टिकल उस स्पेस में कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट है ना, तो इसका मतलब उस पूरे स्पेस में उन पार्टिकल्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी रहेगी, 1 रहेगी। तो हम कह सकते हैं कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी है, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन होल स्पेस इज इक्वल टू 1। और हम लोगों को पता है कि यहाँ पे मैंने जो लिमिट ली है इंटीग्रेशन की वो है 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि जो हमने स्फीयर कंसिडर किया है उसकी मिनिमम रेडियस कितनी हो सकती है, मे बी वो पॉइंट स्फीयर हो सकता है, इसका मतलब वो पॉइंट पार्टिकल हो सकता है जिसकी रेडियस कितनी है, 0। अब मैं इस रेडियस को कितना ही इंक्रीज कर सकती हूँ, तो इसकी रेडियस मैं 1 रख सकती हूँ, 2 रख सकती हूँ, 3 रख सकती हूँ। ये स्फीयर कितना ही हो सकता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो गैस के पार्टिकल है वो कितनी रेडियस तक फैले हैं, वो कितनी ही रेडियस तक फैले हो सकते हैं। तो इसलिए इसकी लिमिट कितनी ली गई है, 0 टू इन्फिनिटी। ओके, जब मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करती हूँ 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं ए की पावर माइनस ऑफ बीटा ई 4 पाई सी स्क्वायर डी सी इज इक्वल टू 1। ओके, अब हमें सोल्व करना है इस इंटीग्रेशन को, ताकि हम जो ये कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इनको फाइंड आउट कर सकें। ओके, अगर हमें ये मिल गया तो हमें इसका मतलब प्रोबेबिलिटी एक पर्टिकुलर स्पीड रेंज में हमें मिल जाएगी। अगर हम इस प्रोबेबिलिटी को नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन ए स्पीड रेंज फ्रॉम सी टू सी प्लस डी सी। ओके, तो यहां से ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। ओके, पहले तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं 0 टू इन्फिनिटी ए की पावर माइनस बीटा की वैल्यू कितनी थी, 1/kT। ओके, और ई की वैल्यू क्या है, जब पार्टिकल नॉन रिलेटिविस्टिक है तो वहां पे ई की वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, वो कितनी थी, p²/2m। बट हमें पता है इन केस ऑफ स्पीड इस वैल्यू इज हाफ ऑफ m c स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे e की वैल्यू भी यूज कर सकती हूँ, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा m c स्क्वायर 4 पाई c स्क्वायर d c इज इक्वल टू 1। ओके, अब आप लोगों को एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना है और इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है। इवन इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो ये है -∞ टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ अल्फा x स्क्वायर x की पावर n dx इज इक्वल टू gamma ऑफ n+1/2 डिवाइडेड बाय अल्फा की पावर n+1/2। ओके, यहाँ पे ये n+1 डिवाइडेड बाय होल स्क्वायर है, ना कि 1/2। ओके, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे जो अल्फा है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है जो मल्टीप्लाई है जो गिवन वेरिएबल है। ओके, यहाँ पे n कोई भी इंटीजर हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम जब इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे ये एक इवन फंक्शन है तो मैं लिमिट को क्या कर सकती हूँ, 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ अल्फा x स्क्वायर x की पावर n dx इज इक्वल टू gamma ऑफ n+1/2 डिवाइड बाय अल्फा की पावर n+1/2। ओके, अभी ये 2 इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारी लिमिट चेंज हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। ओके, यहाँ पे अब जब हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं तो हमारी वैल्यूज क्या आ जाएगी, 4 पाई ए ई की इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, लिमिट है 0 टू इन्फिनिटी। ओके, m डिवाइड बाई 2 kT c स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा की जगह क्या है, n डिवाइड बाई 2 kT। ओके, यानी अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, n डिवाइड बाई 2 kT। यहाँ पे है c स्क्वायर, यहाँ पे है x की n, तो n जिसको हम कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ओके, तो हम इसको बोल सकते हैं 1/2
गैमा ऑफ एन प्लस वन, एन की वैल्यू कितनी है 2 है, तो कितनी आ जाएगी 2 + 1 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई यहाँ पे आएगा अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है m डिवाइड बाई 2 KT, m डिवाइड बाई 2 KT, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी हमारी n + 1, 2 + 1 3 डिवाइडेड बाई 2, 3/2। ओके, और जब हम गैमा फंक्शन को सोल्व करते हैं तो आपको गैमा फंक्शन भी सोल्व करना आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पता है कि गैमा ऑफ n इज इक्वल टू n-1 गैमा ऑफ n-1। ओके, ये आपको याद रखना है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 4πa 1/2। ओके, गैमा ऑफ 3/2, जब इसको हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा n-1, n-1 मतलब 3/2 - 1, तो कितना आ गया ये 1/2। और क्या है आगे गैमा ऑफ n-1 यानी गैमा ऑफ 1/2, और गैमा ऑफ 1/2 किसके बराबर होता है √π। ओके, डिवाइडेड बाय m डिवाइडेड बाय 2 KT पावर 3/2, और यहाँ पे ये वैल्यू किसके बराबर थी 1 के इज इक्वल टू 1। जब हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी a इज इक्वल टू m डिवाइड बाई 2π KT की पावर 3/2। जब हम a की वैल्यू प्रोबेबिलिटी वाले फॉर्मूले में यूज करते हैं तो क्या आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन स्पीड रेंज फ्रॉम c टू c + dc इज इक्वल टू a की वैल्यू पुट करते हैं तो कितना आ जाएगा m डिवाइड बाई 2π KT की पावर 3/2 e की पावर माइनस ऑफ mc² डिवाइड बाई 2 KT 4πc² dc। ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल्स इन ए स्पीड रेंज फ्रॉम c टू c + dc। अब हमें पता है कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है इन होल स्पेस वो कितनी है n है। ओके, और इस रेंज की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस फॉर्मूले से दी जा रही है, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन स्पीड रेंज फ्रॉम c टू c + dc वो किसके बराबर आ जाएगा। अगर हम इस फॉर्मूले को n से मल्टीप्लाई कर दें तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं स्पीड रेंज में c टू c + dc में, वो कितने आ जाएंगे n pc dc। ओके, तो इसको n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा n डिवाइड बाई m 2π KT की पावर 3/2 e की पावर माइनस ऑफ mc² डिवाइड बाई 2 KT 4πc² dc। ये फॉर्मूला हमें बताता है कि किसी एक स्पीड रेंज में नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, दिस फॉर्मूला गिव्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन स्पीड रेंज फ्रॉम c टू c + dc, यानी कितने पार्टिकल हैं जो इस स्पीड रेंज में प्रेजेंट है, यानी इस स्पीड रेंज की जितनी भी स्पीड्स हैं उसको कितने पार्टिकल्स पोजेस कर रहे हैं। ओके, अब हम कैलकुलेट करते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, ओके, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है CP से। ओके, जब नाम से ही पता चल रहा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी वो स्पीड जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या है मैक्सिमम है, यानी अगर हम इसको कॉमन लैंग्वेज में समझे तो ये से बोल सकते हैं कि वो स्पीड जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल के द्वारा शो की जा रही है। यहाँ पे जहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या हो जाए मैक्सिमम हो जाए उस स्पीड को बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी जो स्पीड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स के द्वारा शो की जाए उस स्पीड को बोलते हैं हम मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ओके, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इज मैक्सिमम। अब हम लोगों को पता है कि अगर हमें किसी कोई भी चीज मैक्सिमम दी जाए तो इसका मतलब वहां पे उस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इस वेरिएबल बिकम 0, क्योंकि हम उस पॉइंट के बाद उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं कर सकते, वहां पे उसकी वैल्यू क्या है मैक्सिमम है। तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्पीड इज इक्वल टू 0। ओके, अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं तो कितनी आ जाएगी d/dc, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी थी m डिवाइड बाई 2π
के टी की पावर 3/2 ई की पावर माइनस ऑफ एम सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के टी डॉट 4 पाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को जब हम बाहर लेते हैं तो उस साइड जाके ये 0 हो जाएगा। तो सिर्फ यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं जो वेरिएबल को कंटेन कर रहे हैं, एक ये है एक ये है, और ये दोनों क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है। तो इसको हम जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 पाई भी कांस्टेंट है तो ये भी 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2c डॉट ई की पावर माइनस ऑफ एम सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के टी। यहाँ पे सी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन किया है, इस फैक्टर को कांस्टेंट रखा है, प्लस अब इस फैक्टर का डिफ्रेंशिएशन इस फैक्टर को कांस्टेंट सी स्क्वायर ई की पावर माइनस ऑफ एम सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के टी डॉट, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से माइनस ऑफ एम डिवाइड बाई 2 के टी इंटू 2c। ओके, तो इज इक्वल टू 0। अब ये जो फैक्टर है इन दोनों टर्म में कॉमन है, तो इसको कॉमन निकाल के उस साइड जाके क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सिर्फ 2c प्लस सी स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ एम इंटू 2c डिवाइड बाई 2 के टी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये टर्म माइनस में है तो उस साइड जाके प्लस में हो जाएगी, तो कितनी आ जाएगी, 2c इज इक्वल टू एम 2 से 2 कैंसिल c क्यूब डिवाइड बाई के टी, यहाँ से एक c कैंसिल तो कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू के टी डिवाइड बाई एम। यहाँ पे जब मैं इसको स्क्वायर रूट में लूँगी तो कितना आ जाएगा, रूट ऑफ प्लस माइनस 2 के टी प्लस एम। यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि जो स्पीड होती है पार्टिकल्स की वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, तो सिर्फ पॉजिटिव फैक्टर को हम लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से c इज इक्वल टू रूट ऑफ 2 के टी बाई एम। तो ये क्या है हमारी, ये है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी वो स्पीड जो मैक्सिमम पार्टिकल्स के द्वारा शो की जा रही है। ओके, तो इसको आप याद रखिएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगर मैं इस इक्वेशन में n से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, ये 2n के टी। अगर मैंने ऊपर n से मल्टीप्लाई किया है तो n से नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे जब मैं इसको सोल्व करती हूँ n के टी, ये किसके बराबर होता है, हमारा r। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 2r t डिवाइड बाय, अगर m क्या है, यहाँ पे सिंगल पार्टिकल का मास है, अगर हम एक पार्टिकल के मास को टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल मास मिल जाएगा ना। तो ये आ जाएगा हमारा टोटल मास। तो हमारा फॉर्मूला के टर्म में भी हो सकता है और आर के टर्म में भी हो सकता है, आपको दोनों ही फॉर्म याद होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज स्पीड क्या होती है, आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है कि एवरेज यानी वो स्पीड, मतलब जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं उनकी एवरेज कितनी है, यानी उनकी जो स्पीड की जो एवरेज है वो हम कैलकुलेट करेंगे। अब हमें पता है कि एवरेज कैसे निकालते हैं, कि जिस चीज़ की एवरेज निकालनी हो उनका सम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बट हमें यहाँ पे पार्टिकल्स की स्पीड नहीं पता कि इस पार्टिकल की इतनी स्पीड है, इस पार्टिकल की इतनी स्पीड है, ये हमें नहीं पता। हमें क्या पता है, उन पार्टिकल्स की प्रोबेबिलिटी पता है। ओके, मान लिया हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x और हमें इसकी एवरेज वैल्यू निकालनी है और हमें इसकी प्रोबेबिलिटी पता है, तो हम इसकी एवरेज वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ये है जहाँ तक इस फंक्शन की वैल्यू दी गई है, यानी ये फंक्शन किस रीजन में डिफाइन किया गया है। ओके, ये f ऑफ x पी एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पी एक्स डी एक्स, यानी ये आ जाएगी एवरेज वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ होल स्पेस। ओके, अब हमारे पास हमें पता है कि हमें किसकी एवरेज निकालनी है, एवरेज स्पीड। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एवरेज स्पीड, सॉरी इसको सी बार से रिप्रेजेंट करेंगे और यहाँ पे सी आएगा, इज इक्वल टू, अब हमारी जो स्पीड डिफाइन कर रखी है उसका रीजन कितना है, 0 टू इन्फिनिटी। एफ ऑफ एक्स, इसकी जगह जाएगा सी पी सी डी सी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी पी सी डी सी।
अब इनकी वैल्यूज़ यूज़ करते हैं इसमें, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी सी डॉट, यहाँ पे आ जाएगा m डिवाइड बाई 2 पाई के टी की पावर 3/2, यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, और वो क्या है कि कांस्टेंट वैल्यू है, तो जब हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या आएगा e की पावर माइनस ऑफ mc स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के टी 4 पाई सी स्क्वायर डॉट डी सी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ एम सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के टी 4 पाई सी स्क्वायर डी सी। ओके, यहाँ पे c की टोटल पावर कितनी हो जाएगी c क्यूब, यहाँ पे c स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो हमारा क्या रह जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ एम सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के टी सी क्यूब डी सी डिवाइड बाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ एम सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 के टी सी स्क्वायर डी सी। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने का फॉर्मूला मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ, तो उसको डायरेक्ट यूज़ करते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 गैमा ऑफ n प्लस 1 3 प्लस 1 4/2 4/2 2 गैमा ऑफ 2 डिवाइड बाई अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे m डिवाइड बाई 2 के टी, m डिवाइड बाई 2 के टी। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इनटू, यहाँ से इसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा n प्लस 1 गैमा ऑफ n प्लस 1, यहाँ पे n प्लस 1 की वैल्यू कितनी है 3 डिवाइड बाई 2 3/2, और यहाँ पे m डिवाइड बाई 2 के टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। ओके, यहाँ से अब इसकी गैमा ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी n माइनस 1, यानी 2 माइनस 1 1, और गैमा ऑफ 1 क्या होता है 1, तो इस फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो कितना आ जाएगा ये 1/2 इंटू 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा n डिवाइड बाई 2 के टी 3/2 है, और यहाँ पे कितनी है n डिवाइड बाई 2 के टी का स्क्वायर, तो जब हम इसको नीचे लेके आएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 2 माइनस 3/2, कितना आ जाएगा 4 माइनस 3, तो कितना आ जाएगा 1/2, तो जब इस फैक्टर को सोल्व करते हैं तो कितनी आ जाएगी वैल्यू m डिवाइड बाई 2 के टी की पावर 1/2। ओके, और इसकी वैल्यू कितनी आती है जब हमने सोल्व किया था n माइनस 1 यानी 3/2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1/2। ओके, 1/2 है, इसका मतलब 2 पर चला जाएगा और रूट ऑफ पाई, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा ये रूट ऑफ, यहाँ पे एक 2 रह गया क्योंकि इस इंटीग्रेशन का भी तो 2 आएगा ना, तो यहाँ पे 2 पर ये 2 पर, इससे ये कैंसिल, तो कितना आ जाएगा हमारा जब हम सोल्व करेंगे यहाँ पे 8, यानी 2 का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो कितना आ जाएगा 4, और उसको रूट के अंदर लेके जाती हूँ तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 4 8 के टी डिवाइड बाई यहाँ पे रूट पाई है और एक m है तो पाई m, तो ये फॉर्मूला है किसका एवरेज स्पीड, कि हमारे जितने भी पार्टिकल्स हैं गैस के तो उनकी एवरेज स्पीड कितनी है। ओके, और अगर हम बात करें एन की आर की टर्म में तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 8RT बाई पाई m सी बार, तो आपको ये दोनों वैल्यूज याद होनी चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, यानी क्या है रूट मीन स्क्वायर, यानी हमें क्या लेना है स्पीड का स्क्वायर करना है और उसका क्या लेना है मीन लेना है और उसका क्या करना है रूट, तो उस स्पीड को बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड CRMS, इसको रिप्रेजेंट करते हैं CRMS से। ओके, अब हमें पता है इसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा एवरेज वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर। एवरेज वैल्यू ऑफ सी स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगी हमारी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी सी स्क्वायर PC DC डिवाइड बाई इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी PC DC। ओके, अब हम जब इसकी वैल्यूज को यूज करते हैं तो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी e की पावर माइनस ऑफ
एम सी स्क्वायर बाय 2KT डॉट 4 पाई ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो मैं सिर्फ सी स्क्वायर लिख रही हूँ, DC डिवाइड बाई इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ एम सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2KT सी स्क्वायर DC। ओके, यहाँ पे टोटल c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो ये कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी c की पावर 4 e की पावर माइनस ऑफ एम सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2KT ओके DC डिवाइड बाई इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ एम सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2KT सी स्क्वायर DC। और जब हम इस वैल्यू को सोल्व करते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आता है, c स्क्वायर इज इक्वल टू 3KT बाई m। ओके, जब हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, रूट ऑफ एवरेज c स्क्वायर कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 3KT बाई m। ओके, तो ये क्या है हमारा रूट मीन स्क्वायर स्पीड। आज के लिए हम इस टॉपिक को इतना ही करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी लेंथी हो रहा है और इसका जो बाकी बचा हुआ पार्ट है जिसमें हम प्लॉट करेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, उसका वेरिएशन करेंगे कि कैसे ये टेम्परेचर उसके मास के साथ वेरी करता है। उसके बाद हम करेंगे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन इन 2 डायमेंशन 1 डायमेंशन और उसको जनरलाइज करेंगे। उसके बाद हम करेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी और उसके बाद हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे जो CSIR नेट और गेट में पूछी गई हैं। बट आज के लिए वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो इसको मैं आज के लिए यहीं पे स्टॉप करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।